नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लेसन फर्स्ट का अध्ययन हमने एक भूगोल एक विषय के रूप में किया। ये अध्याय एक सैद्धांतिक अध्याय था। अध्याय 2 से भूगोल की वास्तविक रूपरेखा शुरू हो रही है। इकाई 2 पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलाकृतियाँ, इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। लेसन 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारियाँ। बहुतों बार छोटी छोटी क्लास से हमारे मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रही हैं और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से, बड़े भाई बहनों से या शिक्षकों से अनेकों बार कई प्रकार के प्रश्न किए हैं। आसमान की ओर देख करके, पृथ्वी के ऊपर देख करके हमारे मन में कई प्रकार के कौतूहल भरे प्रश्न उत्पन्न होते रहे हैं और उन प्रश्नों के कई बार जवाब अपने को मिले भी हैं, कई बार नहीं भी मिले हैं। यहाँ से उन प्रश्नों के जो आपने अपने बचपन में बड़े बुजुर्गों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ या शिक्षकों के साथ में छोटी क्लासों के अंतर्गत किए हैं, उन जैसे प्रश्नों के उत्तर आज हमें मिलेंगे। आपके पास में वो सभी अवसर हैं जिनको आप टीचर के समक्ष प्रस्तुत करके और अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। आसमान की ओर जब हम देखते रहते हैं तो हमें खगोलीय पिंड, आसमान, टिमटिमाते तारे, सूर्य, चंद्रमा या अनेक अन्य ग्रह हैं, वो दिखाई देते हैं, कुछ रात्रि को, कुछ दिन में। छोटी क्लास के अंदर हमने एक कविता पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अंग्रेजी के अंतर्गत। ये चमकते हुए जो सितारे आसमान के अंदर हैं, ये क्या हैं, कैसे बने हैं, कब बने हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हें सभी प्रकार के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर हमें भूगोल विषय की क्लास में मिलेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सभी स्टूडेंट्स से कि वो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। आपको अपने पूर्व के और वर्तमान में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उनका जवाब आपको मिलेगा। आइए हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी लेते हैं कि आज जो इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग विचरण कर रहे हैं, जीव जगत है, ये कैसे बनी, कब बनी, किन तत्वों से बनी है, इन जानकारियों को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विद्वान जनों का अनुमान है। कई प्रकार के तथ्यों के आधार पर उन्होंने जानकारी प्राप्त की है कि पृथ्वी की उत्पत्ति वर्तमान समय से लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई थी। विद्वान जन विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर पाए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वर्तमान समय से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व उत्पत्ति इसकी हुई मानी जाती है, जिनके विभिन्न साक्ष्य या एक विज्ञान के अंतर्गत पद्धति और विधि है जिसके माध्यम से किसी चट्टान की या विभिन्न प्रकार के अवशेष जो होते हैं उनकी आयु ज्ञात की जा सकती है। तो ऐसी कुछ विधियों के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी की आयु भी ज्ञात की है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है कि कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी इस
4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, जिसके आधार पर इस ब्रह्मांड का, जो एक सुंदर ब्रह्मांड आज हमें नजर आ रहा है, इसका निर्माण हुआ होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत को लेकर के विद्वान जनों के अंतर्गत कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, कई प्रकार की कल्पनाएं हैं, जिसको वो इस आधार पर देख पाए हैं, समझ पाए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के पहला जो सिद्धांत है वो है प्रारंभिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है इसका आधुनिक सिद्धांत। ये दो प्रकार के पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के विद्वान जनों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रारंभिक सिद्धांत। अगर प्रारंभिक सिद्धांत की बात करें तो पहले नंबर पे 1739 में कामते द बफन, 1739 में कामते द बफन नामक विद्वान ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पहली परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कांट, एक जर्मन विद्वान हैं इमैनुअल कांट, एक जर्मनी के दार्शनिक हैं ये इमैनुअल कांट। इन्होंने 1796 के अंदर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो हम देख रहे हैं प्रारंभिक सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले 1739 में कामते द बफन नामक विद्वान ने, जो जर्मनी के दार्शनिक थे, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के विश्व में पहली परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद में दूसरी परिकल्पना आती है इमैनुअल कांट की 1796 के अंतर्गत, और इस परिकल्पना को नाम दिया गया है वायव्य राशि परिकल्पना। प्रारंभिक सिद्धांत के अंदर तीसरी परिकल्पना जो दी है वो है, फ्रांसीसी एक गणितज्ञ थे लाप्लेस ने 1905 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया है। इसी क्रम में चौथी परिकल्पना जो हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है वो है चैम्बरलेन एवं मोल्टन की परिकल्पना 1905 में प्रस्तुत की गई, जिसका नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। ये मुख्यतः आरंभिक सिद्धांत के अंदर तीन परिकल्पनाएं मुख्य हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई हैं। इमैनुअल कांट, जिन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को प्रस्तुत किया है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों से जो तप्त एक ग्रह रूपी पिंड था,
उस पिंड के अंतर्गत संसर्जन प्रक्रिया के द्वारा विस्फोट की अवस्था होती है और एक बीच में से छल्ला निकल करके उस मूल, जिसको बाद में सूर्य होना बताया है, इस मूल या पितृ ग्रह के चारों ओर भ्रमण करने लग जाते हैं। लेकिन बाद में जाकर के विद्वान जनों ने इस परिकल्पना पे अपनी संतुष्टि व्यक्त नहीं की, क्योंकि ये कोणीय संवेग को, ये जिसको गणितीय भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं, उस पर खरा नहीं उतरने की वजह से इसको नकार दिया जाता है। इसके बाद में 1919 के अंतर्गत इमैनुअल कांट की परिकल्पना का संशोधित रूप प्रस्तुत करते हैं लाप्लास। ये एक गणितज्ञ हैं और इन्होंने न्यायिका परिकल्पना नाम दिया। इनका कहना था कि सूर्य रूपी जो एक न्यायिका थी, इस न्यायिका के अंतर्गत फैलाव होता है एक नेबुलर की आकार में, या यूं कह सकते हैं कि गुब्बारे रूपी आकार के अंतर्गत, जिसमें भूमध्य रेखीय या मध्यवर्ती क्षेत्र में केंद्रीय बल के अपसार की वजह से फैलाव होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के छल्ले निकल करके बाहर आते हैं। उसमें ये छल्ले मुख्य ग्रह के समक्ष या चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं। उससे आज की हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण होना बताया है। लेकिन बाद के विद्वान जनों ने इस बात को भी नकारा है। इसका कहना था कि सारे ग्रह सूर्य के एक ही दिशा के अंदर अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही भ्रमण करते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति दो ग्रह हैं, वो विपरीत दिशा के अंतर्गत अपने परिपथ पर भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए बाद के विद्वानों ने लाप्लास की परिकल्पना को भी नकारा है। इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने 1905 के अंदर। चैम्बरलेन और मोल्टन ने ये द्वैतार्क परिकल्पना में आती है या द्वैतवादी परिकल्पना में आती है, इसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं चैम्बरलेन और मोल्टन। चैम्बरलेन और मोल्टन दो साथी विद्वान हैं और इन्होंने अपने 1905 के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को प्रस्तुत किया है कि इनका मानना है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत दो तारे बताए इन्होंने कि एक तारे को इन्होंने सूर्य माना है और दूसरे को इन्होंने अन्य तारा माना है। अन्य स्टार का नाम दिया इन्होंने, जनरल नेचर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी जो पुस्तक है उसके अंतर्गत इन्होंने इसको अन्य तारे का रूप दिया है। सूर्य और इस अन्य तारे के आकार के अंतर्गत एक बड़ा अंतर बताया है विद्वानों ने या चैम्बरलेन ने कि ये अन्य तारा था वो आकार में सूर्य से कई गुना बड़ा बताया है। इनका मानना है कि ये जो अन्य तारा था ये एक भ्रमणशील अवस्था में था, तो ये अपने परिपथ पर कभी आगे कभी पीछे की ओर भ्रमण करता हुआ एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। इनका कहना है अपनी परिकल्पना में कि ये भ्रमणशील तारा भ्रमण करता हुआ अपने मार्ग में सूर्य के काफ़ी नज़दीक से गुजरता है। अब ये हमें विज्ञान में भी या ग्रेविटी के नियम में जानते हैं कि जो जितने बड़े आकार का ग्रह होगा उसके अंदर के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है उतनी अधिक होती है। तो सूर्य को इन्होंने छोटा माना और अन्य तारे को बड़े रूप में माना है। अब अन्य तारा या जो दूसरा तारा था वो बड़े आकार का होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सूर्य से कहीं अधिक थी या सूर्य की तुलना में अधिक थी। जैसे ही सूर्य के समीप से ये तारा गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सूर्य को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। सूर्य का जो बाहरी, अब ऐसा नहीं कि सूर्य पूरा का पूरा इस तारे की ओर लुभता है या बाहर निकल करके इसकी ओर खिंचा चला जाता है। इस सूर्य का एक हिस्सा जो बाहरी परिधि वाला हिस्सा था वो बाहर की ओर निकलता है या इसमें उभार उत्पन्न होने लगता है। एक हिस्सा बाहर निकलता है
टूटने की स्थिति में आता है तब तक ये तारा बहुत तेज गति से भ्रमण करता हुआ सूर्य की आकर्षण शक्ति से बहुत दूर निकल जाता है। अर्थात इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अब सूर्य के ऊपर बहुत कम हो जाती है, विहीन हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूर्य से टूटा हुआ या बाहर निकला हुआ पदार्थ बीच में रुक जाता है या अटक जाता है यहाँ पर, क्योंकि ना तो ये पदार्थ सूर्य से वापस आकर के मिल पाता है और ना ही ये पदार्थ उस अन्य साथी तारे के पास जाकर के मिल पाता है। क्योंकि वो तो तेज़ गति से भ्रमण करता हुआ बहुत आगे निकल चुका होता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये सूर्य से फिलामेंट के रूप में बाहर निकला हुआ पदार्थ सूर्य के साथ साथ भ्रमण करने लग जाता है, पीछे पीछे भ्रमण करने लग जाता है। माना जाता है कि जब सूर्य से ये अलग होता है ये पदार्थ, तब इसका टेम्परेचर बहुत अत्यधिक था, इसका तापमान बहुत अधिक था, तरल अवस्था में था, तप्त अवस्था में था। लेकिन जैसे सूर्य से अत्यधिक दूरी पे ये चला जाता है तो इसके तापमान के अंदर भी कमी आने लग जाती है। इसका जो तरल रूप था वो भी धीरे धीरे संघनित होने लग जाता है, अर्थात इसमें सिकुड़न की प्रक्रिया शुरू होती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसके अंदर दरारें या चटकन पड़ करके इसके टुकड़े होने लग जाते हैं। ऐसा विद्वान या चैम्बरलेन कहते हैं कि इसके टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे अनेकों असंख्य टुकड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे ब्रह्मांड के अंतर्गत ये घूमने लग जाते हैं। बाद के अंतर्गत इनमें जो बड़े ग्रहाणु थे या बड़े अणु थे, उन्होंने छोटे अणु को अपने पास चिपका करके अपने आकार में वृद्धि करने लग जाते हैं। जितना पदार्थ इस ब्रह्मांड के अंदर फैला उसका 90% तो ये ग्रह समेट लेते हैं उसमें से। बाकी 10% जो पदार्थ छोटे छोटे धूल कणों के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, उसको अवशिष्ट पदार्थ का नाम दिया गया। ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, अब ये अवशिष्ट पदार्थ बाद में जाकर के और ब्रह्मांड के अंतर्गत जो क्षुद्र ग्रह, जिसको हम इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के रूप में और साथ में उल्का पिंडों के नाम से जिन्हें जानेंगे, उस रूप में ये अवशिष्ट पदार्थ संघनित हो जाता है। इस प्रकार से चैम्बरलेन और मोल्टन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत द्वैतारक परिकल्पना में दो तारों का होना और सूर्य से निकले हुए पदार्थ के द्वारा हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के समान अन्य जो ग्रह हैं और बाकी छोटे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में उपग्रह जो हैं उनका निर्माण होना बताया है। ये तो सिद्धांत रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के आरंभिक सिद्धांत। इसके बाद में जो आधुनिक सिद्धांत हैं, वर्तमान समय के अंतर्गत या वर्तमान के जो विद्वान जन उस बात को स्पष्ट साबित कर रहे हैं कि आज के ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति जिस माध्यम से हुई है उसको उन्होंने स्वीकार किया है, वो सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत। और आधुनिक सिद्धांत के रूप में हम देखेंगे बिग बैंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम, जो आज सर्वमान्य सिद्धांत है विश्व स्तर पर, इसको देखेंगे हम अगली क्लास के रूप में।